आज हम लोग कक्षा 12वीं के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। अब टॉपिक का नाम हमारा रहेगा आज का कूलॉम का नियम, है ना। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, और धनावेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ऋणावेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मगर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग चार्ज हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये जो आकर्षण बल है दो आवेशों के बीच, उसी बल के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलॉम का नियम के नाम से जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे, कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों, इसका अगर कलर चेंज कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? दोनों आवेशों की गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल लिख देंगे। हाँ, दोनों आवेशों के परिमाणों गुणनफल के समानुपाती एवं
उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और जो दिशा होती है एवं दिशा दोनों आवेशों को है ना मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। किसकी दिशा? बल की दिशा, है ना। जैसे अगर हम दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 को R दूरी पर स्थित किया गया है। अतः कूलॉम के नियम से हम क्या देखते हैं कि जो बल होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा। बल क्या होगा? समानुपाती। किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, है ना। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो बल होगा वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। और इसको इक्वेशन 1 मान। और दूसरा क्या है? वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती हुआ किसके? तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के। मान लेते हैं या एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, बेहतर होगा हम लोगों की समझ के लिए, है ना। तो मान लेते हैं एक चार्ज Q है ना, और दूसरा चार्ज एक चार्ज Q1 है ना, और ये Q2 है। अब जो बल लगेगा तो इसी की दिशा, इनके बीच की दूरी अगर r हो तो बल जो लगेगा इसी लाइन के एलोंग लगेगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो कूलॉम बल, इस बल को कूलॉम बल के नाम से जाना जाता है, याद रखना। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम बल कहते हैं। ठीक है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? कूलॉम बल। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देखते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देखते हैं?
समीकरण 1 व 2 से जो f है वो समानुपाती हो जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का। अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएं किसी नियतांक के द्वारा तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। क्या है? के एक नियतांक है, कांस्टेंट है ना। के क्या है? कांस्टेंट है। वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसको हम यहाँ घेर सकते हैं। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू जो है, के का जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका जो प्रायोगिक वैल्यू निकाला गया है वो होता है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर ये कांस्टेंट है। चूँकि इसका हम लोग वैल्यू ये यूनिट नहीं होता है, चूँकि यूनिट जो है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। इसका जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स, हाँ ये अप्रॉक्स होता है, इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम समीकरण, इसको हम अगर समीकरण मान लें f को, वहाँ चूँकि 1 और 2 मान चुके हैं, इसको समीकरण हम 3 मान सकते हैं। इसको समीकरण क्या मानेंगे? 3। तो इस तरह से समीकरण 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं। अतः समीकरण 3 क्या हो गया? f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या कहा जाता है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। यदि आवेश किसी प्राविद्युत में स्थित हो, हाँ, यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, ठीक है, यदि आवेश किसी प्राविद्युत माध्यम में स्थित हो तो कूलोम का नियम जो हो जाता है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन होगा वो परावैद्युतांक कहलाता है। एप्सिलॉन जो होता है वो क्या कहलाता है? परावैद्युतांक।
एप्सिलॉन क्या कहलाता है? जहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये के को माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। के को किसी माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है, या ईआर को माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग किसी माध्यम के लिए लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, अतः F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? कूलॉम के नियम का, कूलॉम के नियम के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का व्यंजक है। ठीक है, तो इसे हम लोग घेर सकते हैं, इसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ये घेर करके हम लोग क्या कर दिए इसे, ताकि ये आराम से दिख सके। अब नेक्स्ट जो है, एप्सिलॉन 0 का मान और उसका मात्रक के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता जिसे हम लोग कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा, एप्सिलॉन 0 का मान व मात्रक के बारे में रहेगा। तो एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट भी इसको कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो है क्या? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं पहले ही हम लोग देख चुके हैं क्या, कि जो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू हम लोग लिखे थे 9 गुना 10 का पावर 9, है ना, अप्रॉक्स। तो यहाँ से हम लोग, चूँकि पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है, कोई बताओ? पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, और 4 तो कांस्टेंट हम लोग जान रहे हैं, 4 जो संख्या नंबर है। अब एप्सिलॉन 0 को हम इस पार कर दी, ये रहा एप्सिलॉन 0। अब 9 इंटू 10⁹ को हम इस पार कर देंगे, यहाँ आके बटा में हो जाएगा। पाई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ बराबर एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ऊपर में क्या रहा 1, नीचे में क्या रहा 4, 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9। तो जब हम 10⁹9 को ऊपर करते हैं तो 10⁻⁻9 हो जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 गुना 4, है ना, या 4 से पहले करेंगे, 4 14 चौके 56, 4 तिया 12.56 गुना 9, 12, ये दोनों हो गया 12.56, ये 9 का 9 रख दिए, 10 का पावर 9 को ऊपर कर दिए, 10 का पावर -9 हो गया। अब ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 10 का पावर -9 है। यहाँ जब हम 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, हाथ में 5, 9 5 45, 5 50, हाथ में 5, बरना मठोतल से, और 5 113.04। अब क्या करते हैं ना, ऊपर में 1 को
1000 लिखते हैं, और 1000 से 1 को गुना किए, इसका मतलब 1000 से भाग भी करना होगा। 10 का पावर -3 यानी बटा में 1000, ठीक है। 10 का पावर -9 113.04। अच्छा, अप्रॉक्स हम 113 से अगर इसको भाग दें तो 100 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 13 17 से 100 से यानी 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार हमको लेना है। अगर हम यहाँ साइड में कहीं 113 से भाग दें 1000 को 8 बार, तो 13 8 14 तल से हाथ में 10, 13 113 8 114 तल से यानी 8 3 24 2 8 के 8 2 10 हाथ में 1 8 के 8 और 1 9, ठीक है। 904। अब अगर हम इसमें अगर 9 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता, 9 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता। 113 ऐसे जोड़ के देखेंगे 1017 हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा, तो हम ज़्यादा वाला तो नहीं लेते हैं। तो बचा कितना, 10 में 4 गया 6, 9 के 9 यानी हमारा यहाँ बच गया 96। 10 में 9 में 9 के 9 और 9 में 9 गया 0, यहाँ बच गया 96। अब 96 बचा तो 113 है, पॉइंट डालेंगे, 0 उतारेंगे, फिर वही 904 में 8 बार में लेंगे, 904 बच गया कितना 56, पॉइंट है तो 0 उतार सकते हैं। 113 चुके 452, 113 बचे 565, है ना। तो 565 तो नहीं ले सकते, 4 बार में लेना होगा, 452 बचा कितना, 10 में 2 गया 8, है ना। 5 में 5 गया 0, 8 बच गया, नहीं 108 बचा, है ना। 108 पॉइंट डाले हैं तो 10 हो सकता है, यानी अब की बार हम यहाँ 8 बार लिए थे तो 904 हुआ था, यहाँ हम 9 बार आराम से ले सकते हैं, है ना। तो क्या आ गया हमारा 1000, 8 24 के 9 27 के साथ हाथ में 2, 11 99 और 2 101, 1017 हो गया। तो 10 में 7 गया 3, 7 में 1 गया 6 यानी 63 बच गया। अब जो है यहाँ हम देख रहे हैं 8.849 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। यहाँ 8.84 को क्या कर देंगे 5, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, जब हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना स्टार्ट किए तो फाइनली हमारा क्या गया 8.85, यानी 8.85 अगर हम एप्सिलॉन नॉट केवल देखें, चूँकि हमारा टोटल अगर देखें तो ये F इज़ इक्वल टू क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता था। तो अगर हम मात्रक की ओर देखें, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी तो पुट करना होगा, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट है यहाँ, इसका मात्रक कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को हम इस पार ले आए, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 8.85 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस तरह से हम क्या निकाल लिए एप्सिलॉन नॉट का मान और उसका मात्रक। अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में। एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, विमा क्या होगा इसका, तो कूलम स्क्वायर है मात्रक, है ना,
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो कूलम स्क्वायर यानी आवेश है, तो कूलम स्क्वायर को हम क्या, कूलम का जो विमा होता है यानी आवेश का जो विमा होता है वो AT होता है ना, क्या होता है AT। पहले इसको ना हम एक काम करते हैं, इसका हम सूत्र लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बाबू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई का तो कोई ये विमा नहीं होता, F का होता है 1/mLT-2, द्रव्यमान मास गुना त्वरण का LT-2, कोई दिक्कत, गुना Q का, Q आवेश होता है, तो आवेश का हम लोग जानते हैं विमा क्या होता है AT। फिर यहाँ दूसरा आवेश है, उसका भी विमा क्या हो जाएगा AT बटा R है तो L स्क्वायर, है ना। अब जो है हम लोग टोटल देखें तो क्या हो जाता है विमा इसका, M पहले A स्क्वायर है, ये M हम लोग पहले लिखते हैं, तो M नीचे है बटा में है इसलिए ऊपर जाके -1 हो गया, है ना। ये M ऊपर गया तो -1 हो गया, L यहाँ 1 और यहाँ 2 3 हो गया, नीचे में है तो ऊपर जाके माइनस होगा, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। फिर A यहाँ 2 ठो है, पहले T यहाँ क्या है, T यहाँ नीचे 2 ठो है माइनस में, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, ऊपर में पहले से 2 है, 2 और 2 4 हो जाएगा, और A 2 ठो है ऊपर में तो 2 हो गया। यानी जो निर्वात की विद्युतशीलता है, जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसकी विमा m-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी निर्वात वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में उसका मान पढ़े, उसका मात्रक पढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, है ना, वो होगा कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप कैसे निकालेंगे, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। अब कूलॉम के नियम का सदिश रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसका व्यंजक निकालेंगे, तो सीधा सी बात है, हम लोग सदिश पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, फिजिक्स में भी हम लोग सदिश पढ़े होंगे और मैथ में भी हम लोग सदिश पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखने के लिए सबसे पहले 2 आवेश को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 आवेश को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। मान लिए कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब कोई चार्ज जो है एक Q1 चार्ज है और कोई अनदर चार्ज जो है वो Q2 चार्ज है। ये क्या है Q2 चार्ज है। ठीक है, तो Q1 चार्ज का चूँकि सदिश है, सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो Q1 चार्ज का क्या होगा, कुछ स्थिति सदिश होगा, है ना। Q1 चार्ज का कुछ मूल बिंदु से इसका कुछ निर्देशांक होगा जिससे हम लोग इसका स्थिति सदिश लिखते हैं R1। उसी तरह मूल बिंदु से Q2 आवेश का कुछ स्थिति सदिश होगा जिसे हम लोग
R2 लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं R1 Q1 का स्थिति सदिश है और R2 Q2 का स्थिति सदिश है। ठीक है, अब पहला क्या करते हैं, मानते हैं कि Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। ठीक है, दो धनावेश लेते हैं अगर, है ना, तो धनावेश अगर लेंगे तो जो बल लगाएगा वो क्या कैसे लगाएगा, इसको धकेलने वाला बल लगाएगा इस दिशा में, है ना। धकेलने वाला बल किस दिशा में होगा, धकेलने वाला बल इस दिशा में होगा। ठीक है, अगर Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, यानी Q2 जो है Q1 के कारण जो बल महसूस करेगा वो F, चूँकि 2 महसूस कर रहा है किसके कारण, 1 के कारण, इसीलिए इसका डायरेक्शन हम क्या लिख दिए, F21। और इस कंडीशन में जो वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉइंट और यहाँ दूसरा पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो R21 वेक्टर मानते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हमारा Q2 अगर Q1 पर बल लगा रहा है तो उसके दिशा जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसको हम लोग बोलेंगे F, चूँकि बल लग रहा है किस पर, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2, तो F12 लिखेंगे, और इस कंडीशन में जो इसका डायरेक्शन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 लिखेंगे। अगर गौर से देखें तो R21 का डायरेक्शन जो है, R21 की जो दिशा है और R12 की जो दिशा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि R12 की दिशा, देखो R12 की दिशा जो है, R12 की दिशा R21 की दिशा के विपरीत है ना। R12 की दिशा R21 की दिशा के विपरीत है। ठीक है, तो अब हम इसको लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको लैंग्वेज के साथ इसका आगे का व्यंजक निकालने का कार्य करते हैं। पहला हम लोग मानते हैं ना, माना Q1 एवं Q2 दो धनावेश XY तल पर स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः Q1 का कितना R1 व Q2 का कितना R2 है ना। अब कूलॉम के नियम से हम लोग क्या देखेंगे भाई, पहले यहाँ जो है अतः कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से
कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और भी उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम के नियम से क्या देखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो होगा वो F2 पर लग रहा है 1 के कारण, तो F21 लिखेंगे। F21 वेक्टर उसकी दिशा भी हम दिखा चुके हैं ग्राफ में, नहीं, F21 वेक्टर को यहाँ देख सकते हैं, इसकी दिशा जो है वो ये है ना, तो इसकी दिशा R21 वेक्टर के अलॉन्ग है ना, R21 वेक्टर के, इसको ना R21, अच्छा चलते कोई दिक्कत नहीं, के Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर R21 वेक्टर। R21 वेक्टर जो है, चूँकि ये दिशा होनी चाहिए, तो ये दिशा तो नहीं है, ये क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है इसमें। इस वजह से इसको क्या करेंगे, सॉरी ये हम मिस्टेक किए, इसको क्या, इसका जो है डायरेक्शनल वेक्टर लेंगे। तो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर कैसे होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो वेक्टर और बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम R21 वेक्टर लिए और मोड ऑफ R21 वेक्टर कर लिए, परिमाण ले लिए, ठीक है। अब ऐसे में हम देख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, R21 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ यहाँ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का अगर हम पॉइंट मान लेते हैं इसको A, अगर हम पॉइंट मान लेते हैं, इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं, तो जो A तथा B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम है, नहीं, आखिर B और A और B दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर मैग्नीट्यूड देखे, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखे तो वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक जरा से, ये तो हम केवल रफ में बताए थे, है ना। और दूसरा चीज़ क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी R12 वेक्टर का जो मोड होगा वो R21 वेक्टर का भी मोड के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि हो जाता है R, मान लेते हैं वो क्या है, R है, ठीक है। तो फाइनली और इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ अगर हम देख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर गुना R, ये इसको भी R हम लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा R21 वेक्टर, ठीक है, R21 वेक्टर। तो फाइनली इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा RQ डॉट, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, गुना, नहीं, R21 वेक्टर। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। ये समझ में आ गया सबको। अब जस्ट जैसे हम लोग यहाँ लिखे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, उसी तरह नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, पुनः Q2 के कारण
Q1 पर लगने वाला बल F किस पर लग रहा है, 1 किसके कारण, 2 के कारण, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा, अब इसका जो डायरेक्शन होगा है ना, इस बल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इन दोनों आवेशों के बीच की मिलाने वाली रेखा का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है, R12 है ना, R12 वेक्टर यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू दिशा क्या होगा, R12 वेक्टर, लेकिन हमको लेना क्या है, दिशा, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो सब R के इक्वल होगा। तो इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय RQ, ये R² और इंटू R, ठीक है, डॉट R12 वेक्टर। यहाँ हम एक पॉइंट में हम लिख सकते हैं, चूँकि R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर दोनों विपरीत सदिश हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं। अतः जो R12 वेक्टर है R21 वेक्टर का माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। अब जब हम इसका वैल्यू समीकरण, इसको समीकरण 2 मानना था हमको, अब जब हम वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर, जब हम 2 में इसका वैल्यू रखते हैं तो F12 जो है वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय RQ इंटू R12 था तो माइनस ऑफ R21 वेक्टर लिख सकते हैं। इसको और अच्छा से लिखने के लिए माइनस कॉमन हम ले लेते हैं, के Q1 Q2 बाय RQ इंटू R21 वेक्टर। अब चूँकि समीकरण 1 से हम जानते हैं कि के Q1 Q2 बाय RQ इंटू R21 जो है वो किसका वैल्यू है, F21 का, है ना, F21 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो कूलॉम का नियम है वो, इस चीज़ को हम लोग पहले कभी देखे थे क्या, न्यूटन के गति का यह तृतीय नियम है ना, क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये F12 जो है बल वो F21 के बराबर भी है और विपरीत भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। ठीक है।
तो ये हमारा क्या रहा था, क्या था ये, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, है ना। कूलॉम के नियम का सदिश रूप में हम लोग क्या देखें कि दो बिंदु आवेशों को अगर XY तल पर रखें तो Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा अपनी उस दिशा के अनुदिश, जैसे हमने बताया यहाँ R1 R21 की दिशा के अनुदिश। उसी तरह Q2 जो है Q1 पर बल R12 दिशा के अनुदिश लगाता है। दोनों दिशाएं एक दूसरे के बराबर एवं दोनों का जो विस्थापन सदिश है वे एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। और इस प्रकार हम लोग F21 वेक्टर और F12 वेक्टर का वैल्यू पता किए, है ना, उसका व्यंजक निकाले और फिर फाइनली समीकरण में पुट करने के बाद हम लोगों को मिला F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, जो क्या बताता है कि ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ये जो है कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। अब एक चीज़ और इसमें हम लोग लिखेंगे, वो क्या रहेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, पहले इसका सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर ध्यान देना, स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, इसके अनुसार क्या जानते हैं कि किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी बल, इसको ना अच्छे से पहले एक बार हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, तब फिर इसको हम वहाँ लिखते हैं। पहले जैसे कोई एक आवेश मान लेते हैं, ये Q है, क्या है, Q, और अनेक आवेश हम मानते हैं, ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और बहुत सारा आवेश हम मानते हैं Qm तक, हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है, Qn है, ठीक है।
तो Q1 से इसका जो डिस्टेंस है वो R1 मानते हैं। Q2 से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग विस्थापन सदिश लिखते हैं R1, ठीक है। इसका R2, इसी तरह इसका जो है R3, इसका R4, इसका डायरेक्शन है ना, इसी तरह इसका डायरेक्शन Rn वेक्टर है, ठीक है। तो अब जो है एक बार हम कलर चेंज करके लिख सकते हैं इसको, R1 R2 को। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 वेक्टर है, ये R4 वेक्टर माने हैं, और ये Rn वेक्टर है ना। तो जो कूलम का बल होगा ये Q पर जो नेट फोर्स जो होगा, Q पर जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो इन सभी आवेशों के कारण, मान लो Q1 के कारण F1 लगा, Q2 के कारण F2 लगा, Q3 के कारण F3 लगा, Q4 के कारण F4 लगा, इसी तरह अन्य सभी के कारण जैसे N के कारण Fn लगा। तो सभी बल जो है बलों का जोड़ होगा, लेकिन कैसा जोड़? सदिश जोड़ के बराबर होता है। इस Q पर लगने वाले सभी, इस Q पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो कुल बल होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश जोड़ के बराबर होता है। वही हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण, किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। माना जैसे यहाँ लिख सकते हैं, माना Q आवेश पर अन्य आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn द्वारा बल क्रमशः F1, F2, F3, F4 डॉट 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 Fn लगाए जाते हैं
है ना। मान लिया कि Q1 Q पर जो है, Q1 पर नहीं Q पर, माना Q पर, है ना। ये क्या होगा, Q माना Q आवेश पर अन्य आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn द्वारा बल क्रमशः F1 F2 F3 वेक्टर सब F4 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है Q1 के कारण F1 वेक्टर बल, Q2 के कारण Q पर F2 वेक्टर बल, Q3 के कारण Q पर F3 वेक्टर बल और Q4 के कारण Q पर F4 वेक्टर बल। इसी प्रकार डॉट 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 Qn आवेश के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल Fn वेक्टर है तथा इन आवेशों व Q के बीच विस्थापन सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर है। तो कूलॉम के नियम से हम क्या देखते हैं, कूलॉम के नियम से F1 जो होगा वो KQ इंटू Q1 होगा बाय R1 वेक्टर का, सॉरी वेक्टर लिखे या ना लिखे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका केवल क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड, है ना। R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्शन लिख देंगे R1 यूनिट वेक्टर, R1 वेक्टर के दिशा के अनुदिश R1 यूनिट वेक्टर लेते हैं। इसी प्रकार या फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 की जगह क्या लिखना होगा, R1 स्क्वायर की जगह R1 का Q लिखना होगा। R1 का Q, R1 वेक्टर। इसी तरह F2 जो बल होगा, है ना, जो Q पर F2 बल लगेगा वो Q इंटू Q2 बाय R2 का Q इंटू R2 का वेक्टर। फिर इसी तरह F3 जो बल लगेगा वो हो जाएगा Q3 बटा R3 का Q इंटू R3 का वेक्टर। फिर R4 का अगर होगा यानी Q4 के कारण जो होगा F4 होगा, है ना। तो Q4 बाय R4 का Q इंटू R4 का वेक्टर। इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं ना, और फाइनली लास्ट तक मान लेते हैं N2 है उसमें चार्ज, है ना। तो Nवां चार्ज के कारण जो Q पर बल होगा वो Fn होता है मानते हैं। तो KQ इंटू QN बाय RN का Q इंटू RN फैक्टर के बराबर हो जाएगा। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताया, सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या देखें,
अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताया कि जो नेट बल आवेश Q पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल F क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर जोड़ F2 वेक्टर जोड़ F3 वेक्टर जोड़ F4 वेक्टर जोड़, यानी सबका सदिश जोड़ के बराबर होगा। सबका क्या होगा, सदिश जोड़ के बराबर होगा। तो इसको हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं एफ आई, है ना, जहाँ आई जो है वो 1 से लेकर n तक है। अब हम यहाँ f का जो है वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। k था, q था, अब q आई डालेंगे क्योंकि एफ आई यानी q1 के जगह f1 के जगह q1 होता, f2 के जगह यहाँ q2 होता है, f3 अगर होता तो यहाँ q3 होता। इसी तरह आर आई इंटू आर आई का यूनिट वेक्टर, आर आई का क्यूब होगा, है ना, जहाँ आई इज इक्वल टू 1 2 एंड ये हमारा नेट फोर्स किसके कारण, अन्य आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स है। तो इसे हम लोग घेर देंगे, है ना। ये हमारा क्या है, स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देखें कि किसी आवेश Q पर लगने वाला, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग लिखे होंगे सारा चीज़ A to Z नोट्स के रूप में सारा लिख रहे होंगे, साथ में पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को जितना हो सके इसको भेजना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ।